सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 28 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा पुष्प कुमार जोशी। तो इनका नाम आपको याद रखना है। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन बन गए। इन्होंने किनका स्थान लिया? तो मुकेश कुमार का इन्होंने स्थान लिया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, याद रखना ये आपकी महारत्न कंपनी है। और अभी वर्तमान में टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हो गई हैं? 11 हो गई हैं। हो गई हैं क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि भी 2021 में एक महारत्न कंपनी बनी थी। कौन सी? पावर फाइनेंस लिमिटेड। बाकी अलका मित्तल का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये। और अलका उपाध्याय कौन बनी थी? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी थी। और विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने। वीरेंद्र सिंह पठानिया इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख बने थे। और तेल से आपको याद आएगा ओपेक, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वियना ऑस्ट्रिया में। अभी इसके भी नए अध्यक्ष बने थे। उनका नाम है हेथम अल घिस, जो कि कुवैत के हैं। अच्छा मुझे बताओ, अभी किस देश ने तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की थी? पढ़ा था हमने एक आध दिन पहले ही। इसका आंसर होगा पेरू। याद रखना, ये बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस, ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल और इंडिया के और भी टॉप एडुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। देखो आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे। और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और देखिए जितने भी अपकमिंग बैचेस हैं उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जल्दी प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। और हाँ, बिना कोई वक्त जाया कीजिए, सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। तो करना क्या है बेसिकली, बिना कोई देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कौन सा? क्रैक एग्जाम 10, क्योंकि इसे यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां से आपके एग्जाम में डेफिनेटली कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा। अब पूरे प्रश्न को ध्यान से सुनना। अभी कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा इसका 4। तो पद्म पुरस्कारों की बात करेंगे, कब दिए जाते हैं? 26 जनवरी को दिए जाते हैं हर साल। देखो वैसे तो हमारे देश का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो तो भारत रत्न है। और इस बार याद रखना, भारत रत्न किसी को भी नहीं दिया गया। भारत रत्न के बाद आता है नंबर पद्म विभूषण का, फिर आता है पद्म भूषण का, और फिर चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है हमारा पद्म श्री। तो हमने कहा भारत रत्न तो किसी को भी नहीं दिया गया। तो ये 3 पुरस्कार दिए गए, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। कितने दिए गए और किस किस को दिए गए? तो पद्म विभूषण से चालू करते हैं। हमने कहा 4 व्यक्तियों को दिए गए। अब वो 4 के 2 नाम आपको याद रखने ही रखने हैं। है कौन वो 4? एक तो है प्रभा अन्ने, ये महाराष्ट्र से हैं और इनको मिला है किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। कैटेगरी भी याद रख लो, किस कैटेगरी में, किस क्षेत्र में इनको मिला। प्रभा अन्ने हो गया। उसके बाद राधे श्याम खेमका, इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है और साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया। जनरल बिपिन रावत, ये उत्तराखंड के हैं, सिविल सर्विस कैटेगरी में इनको मिला है। भारत के पहले सीडीएस थे, आप जानते ही हो। और चौथे हैं कल्याण सिंह, ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके और राजस्थान के गवर्नर भी ये रह चुके हैं। हमने करंट अफेयर्स में इनका नाम भी पढ़ा था। निधन हो गया वैसे इनका अभी। और इनको लोक कल्याण यानी कि पब्लिक वेलफेयर कैटेगरी में मिला है। और इनमें से 3 जने आप देखोगे, राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह, इन तीनों का निधन हो चुका है। मरणोपरांत मिल रहा है मतलब इनको ये सम्मान। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं पद्म भूषण की, तो ये मिला है 17 लोगों को, 17। अब 17 तो आप याद नहीं रख सकते, तो इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप याद रखो, और वो तो आपको याद रखना ही है। अब वो नाम सुनो एक बार। एक है गुलाम नबी आजाद, ये नाम याद रखो, पब्लिक अफेयर्स में इनको मिला। राजीव महर्षि का नाम याद रखो, सिविल सेवा में इनको मिला।
सत्या नडेला आप जानते हो, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। किसके? माइक्रोसॉफ्ट के। सुंदर पिचई आप जानते हो, गूगल के सीईओ हैं। उसके अलावा अभी कोविड-19 का सीजन चल रहा है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के जो अध्यक्ष हैं साइरस पूनावाला, उनको मिला। और इन्होंने कौन सी वैक्सीन बनाई थी? कोविशील्ड बनाई थी। हमारे एक खिलाड़ी हैं देवेंद्र झाझरिया, पैरा खिलाड़ी हैं ये, राजस्थान से। इनका संबंध है भाला फेंक से। अभी टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने, इनको मिला ये सम्मान। और एक नाम और याद रख लो आप, संजय राजा राम का। इनको मरणोपरांत मिला है। और ये नाम क्यों याद रखो? क्योंकि ये भारत में नहीं रहते, ये विदेश में रहते हैं। और ये इस लिस्ट में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत में न रह करके विदेश में रहते हैं, मैक्सिको से हैं ये। तो ये 7 नाम मैंने आपको बताया, ये याद रखने हैं आपको। और अगर पद्मश्री की बात करोगे तो ये तो बहुत सारे हैं, 107 है, तो वो तो आप याद नहीं रख सकते। जो इंपॉर्टेंट है वो याद रख लो। 4-5 नाम मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो सोनू निगम आप याद रख सकते हो, बड़े आसानी से, सिंगर है, यानी कि कला के क्षेत्र में मिला इनको। और अब खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं, वो नाम याद रखना आपको आसान भी रहेगा। अवनी लेखरा आप जानते हो, शूटर हैं ये, राजस्थान से हैं। और अभी टोक्यो पैरालंपिक 2020 में गोल्ड जीता था इन्होंने। और इनको राजस्थान सरकार ने, आपको याद होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। और करंट अफेयर्स में इनसे रिलेटेड एक प्रश्न कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था। इनको एक सम्मान भी मिला था। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि कौन सा सम्मान इनको मिला था। अभी आप मुझे बताइए, अगर आपको नहीं पता तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा ये प्रश्न। पहले आप कोशिश कीजिए। और तीसरा नाम नीरज चोपड़ा का आप याद रखो। चोपड़ा भाला फेंक से इनका संबंध है, हरियाणा से हैं ये। और आप जानते हो टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड लेकर के आए थे ये। कितनी दूर भाला फेंका था? 87.58 मीटर। और इन्हीं के सम्मान में भाला फेंक दिवस हम मनाते हैं 7 अगस्त को। और अभी कल हम लोगों ने पढ़ा था, इन्हें एक और पुरस्कार मिला था, खेलों में उत्कृष्टता के लिए इन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक भी मिला था, तो वो भी याद रखना। बाकी वंदना कटारिया, ये हॉकी प्लेयर है, इनका संबंध उत्तराखंड से है। अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय हॉकी प्लेयर बनी थी ये। और अभी उत्तराखंड सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का इनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। और प्रमोद भगत का नाम भी याद रखना, पैरा बैडमिंटन प्लेयर है ये, गोल्ड लेकर के आए थे ये अभी टोक्यो पैरालंपिक में। तो देखो, पद्म विभूषण हमने कहा कितने हो गए? 4 हो गए। पद्म भूषण कितने हो गए? 17 हो गए। और पद्मश्री कितने हो गए? 107 हो गए। तो ये 4 नाम तो याद रखने ही रखने। इसमें से मैंने आपको 7 नाम याद रखा है, वो याद रखना। 107 में से 4-5 नाम मैंने आपको बताया कम से कम, वो तो आप याद रखना ही रखना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, यहां से डेफिनेटली प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 जनवरी को। तो हर साल 26 जनवरी को ये इंटरनेशनल कस्टम्स डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या रही? एक डेटा संस्कृति को अपनाने और एक डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाना। वैसे वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल, बेल्जियम में। ब्रुसेल, बेल्जियम में ही आपको यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर मिलेगा और नाटो का हेडक्वार्टर भी आपको यहीं पे मिलेगा। अब देखो, इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो देखते हैं जनवरी में कौन कौन से डे मनाए। 1 जनवरी को हमने डीआरडीओ दिवस मनाया था। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया, जिसकी थीम थी इट्स ऑल इन द माइंड। 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया। और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया। अभी 23 जनवरी को हमने पराक्रम दिवस मनाया था। 24 जनवरी को 2 डे मनाए थे, राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और इंटरनेशनल एजुकेशन डे। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिज्म डे मनाया था। तो ये आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा केरल में। अब पहले बात कर लेते ग्राफीन की। तो ये क्या है? तो आप ऐसे समझो, ग्रेफाइट आपने देखा है, ग्रेफाइट आपने पढ़ा है, तो उसकी ही एक परत है ये ग्राफीन। ग्रेफाइट तो कार्बन का अपर रूप होता है, आप जानते ही हो। और ग्राफीन की विशेषता क्या होती है? ये पूरे विश्व का सबसे पतला पदार्थ है। पतला मतलब इसकी मोटाई नहीं होती है, एक एटम जितनी इसकी मोटाई है।
और फिर भी ये बहुत मजबूत होता है। मजबूत इतना होता है कि मजबूत आप इसको ऐसे समझो कि प्लास्टिक की जो पन्नी होती है उतनी मोटाई की आप ग्राफीन की झिल्ली ले लो और उसके ऊपर एक कार रख दो। कार लगभग 1500 किलो तक की कार को ये झेल सकता है, फटेगा नहीं है, इतना मजबूत होता है। तो आपको क्या याद रखना है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहां पे स्थापित किया गया, तो आंसर होगा केरल में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं या एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया था, ये 2021 की बात है। आंसर होगा जयपुर में। नवाचार को, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहां पे खोला गया था, तो आंसर क्या होगा आपका, केरल ही होगा। और पूछे कि भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कहां पे किया गया था, केरल के तिरुवनंतपुरम में। अच्छा, आप बताओ भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये कहां पे खुलेगी, तो आंसर होगा लखनऊ में। भारत का पहला हेली हब ये किस शहर में स्थापित किया जाएगा, तो आंसर होगा गुरुग्राम में। गुरुग्राम में ही आपको हेडक्वार्टर मिलेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और भारत का पहला ग्रेन एटीएम ये भी स्थापित किया गया गुरुग्राम में। और भारत का पहला ओपन रोक संग्रहालय म्यूजियम ये कहां पे खुला है, हैदराबाद में। अभी देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन ये कहां पे लॉन्च की गई थी, गाजियाबाद में। और सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे सेवा को शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना था, वाराणसी। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र ये किस राज्य में खोला गया, तो आंसर होगा उत्तराखंड में। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला पहला राज्य बना था आपका तमिलनाडु। और कहां पे खुला, पाक खाड़ी में। डुगोंग इसे ही सी काउ कहा जाता है। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बनी, केवड़िया गुजरात। और भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पे खुलेगा, पटना में। और अगर पूछा जाए कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। और यहीं से याद रखना, पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य भी आपका बना था मध्य प्रदेश। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहां पे खुला है, तेलंगाना में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताए, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, अब बताइए अभी हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पे रहा, तो आंसर होगा 85 नंबर पे। तो अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बर्लिन जर्मनी में, तो इसने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 को जारी किया, जिसमें भारत कौन से स्थान पे रहा, भारत 85 नंबर पे रहा है। और अगर बात करें कौन सा देश टॉप पे रहा है, तो डेनमार्क। मतलब डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार है। मतलब यहाँ पे टॉप पे रहने का मतलब क्या हो गया, जो ज्यादा टॉप पे होगा वहां पे भ्रष्टाचार कम होगा, करप्शन कम होगा। सेकेंड नंबर पे फिनलैंड है और तीसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड। और भारत 85 नंबर पे है। तो ये इंडेक्स बताता है कि सार्वजनिक स्तर पर कितना भ्रष्टाचार है। वहीं पिछली रैंकिंग में बात करेंगे, ये तो 2021 की रैंकिंग आई है। 2020 वाली रैंकिंग में भारत 86 नंबर पे था। और भ्रष्टाचार से एक दिवस आपको याद आएगा, अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे तो कई बार ऐसे प्रश्नों को हम वहां पे रिवाइज करते हैं। बताइए, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, ये हमने कब मनाया, तो आंसर होगा 9 दिसंबर को। और इसकी थीम क्या थी, योर राइट योर रोल से नो टू करप्शन। और करप्शन से एक अवार्ड भी आपको लिंक करके याद कराता हूं। बाइडेन प्रशासन ने, आपको याद होगा, एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया था। किसको, भारतीय समाज सेवी अंजलि भारद्वाज को। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। आप पढ़ते आगे। अब बताइए, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया नाम की नई बुक आई है, इसको किसने लिखा है, रस्किन बॉन्ड ने। तो लेखक हैं ये रस्किन बॉन्ड, इन्होंने अपनी नई बुक लिखी है जिसका नाम है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। बाकी डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, अभी रतन जी की जीवनी इन्होंने लिखी है जिसका नाम है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न है, अभी रतन टाटा जी को किस राज्य ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया, ये बताइए आप। बाकी स्मृति मंदाना, महिला व बाल विकास मंत्री, इन्होंने अपना पहला नॉवेल लिखा जिसका नाम है लाल सलाम। और भास्कर चट्टोपाध्याय, द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नाम की बुक को इन्होंने लिखा। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। अब बताइए, अभी रशिया, चाइना और किस देश की नौसेनाओं ने नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 का आयोजन किया, तो आंसर होगा यहाँ पे ईरान। मतलब रशिया, चाइना और ईरान की नौसेनाओं ने आपस में मिलकर के एक नौसैनिक अभ्यास किया जिसका नाम रखा है चीरू 2022। CH मतलब चाइना हो गया, I मतलब ईरान हो गया और RU मतलब हो गया रशिया। और कहां पे किया, ओमान की खाड़ी में।
अच्छा, वैसे ओमान के साथ भारत कौन सी एक्सरसाइज करता है? नसीम अल बहर नाम की एक्सरसाइज करता है। अभी रशिया के साथ हमने पैसेक्स नाम की एक्सरसाइज की थी। उसके अलावा इंदिरा नाम की एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज भी हम रशिया के साथ में ही करते हैं। और अभी कल परसों ही पढ़ा है हमने, नाटो के सदस्य देशों ने भूमध्य सागर में एक एक्सरसाइज की थी जिसका नाम क्या है? नेपच्यून स्ट्राइक 2022। अच्छा बताओ, अभी भारत ने किन दो देशों के साथ मिलकर के दोस्ती नाम की एक्सरसाइज की थी? तो याद रखना, मालदीव और श्रीलंका के साथ मिलकर के। और मालदीव के साथ हमने एक्यूवेरिन नाम की एक्सरसाइज की थी। अच्छा, आपके लिए एक प्रश्न है, मालदीव के उन विदेश मंत्री का नाम आपको बताना है जो अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76th बैठक के अध्यक्ष बने थे। क्या नाम है उनका? बताओ, हम बढ़ते आगे। अब बताइए, अभी भारतीय नौसेना का प्रमुख जहाज और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल से लैस आईएनएस खुक्री को किसे सौंप दिया गया? तो आंसर होगा दीव। तो आईएनएस खुक्री की बात करेंगे तो सबसे पहले इसे कब शामिल किया गया था? तो इसे हमने कमीशन किया था 1989 में। और कब इसे डी कमीशन यानी कि सेवा मुक्त करा? तो अभी 2021 में कर दिया गया। इसको किसने बनाया था? मझगांव डॉक लिमिटेड ने। तो अब इसे सेवा मुक्त होने के बाद दीव प्रशासन को सौंप दिया है। क्यों? ताकि वे इसे पूर्ण संग्रहालय यानी कि म्यूजियम के रूप में विकसित कर सके। यानी कि जब तक हमने इसे काम में लेना था काम में ले लिया, अभी इसको रिटायर्ड कर दिया, रिटायर्ड करने के बाद में हमने इसे म्यूजियम की तरह काम में लेना है। इसलिए हमने किसको सौंप दिया? दीव प्रशासन को सौंप दिया। उन्होंने मांगा था, हमने दे दिया। अच्छा, इसी तरह से आईएनएस राजपूत की बात करेंगे जिसे हमने डिकमीशन किया था अभी विशाखापत्तनम से। यह भारत का पहला विध्वंसक जहाज था। आईएनएस विराट, जिसे ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहते हैं, ये हमने इंग्लैंड से लिया था। इसे भी अभी हमने डिकमीशन कर दिया। और आईएनएस विक्रांत, ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। अच्छा, आईएनएस ध्रुव, ये इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रेकिंग जहाज है ये। और आईएनएस तलवार, इसने अभी कटलेस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था जो कि पूर्वी अफ्रीकी तट पर हुई थी। और तलवार से आपको एक एक्सरसाइज भी याद आएगी, तलवार एक्सरसाइज, जो भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में हुई थी। तो ये ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में केंद्र सरकार ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को किसके साथ विलय की मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अभी केंद्र सरकार ने पंजाब एंड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ विलय यानी कि मर्जर की मंजूरी दे दी है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे तो ये 12वां स्मॉल फाइनेंस बैंक है और इसने 1 नवंबर 2021 को मुंबई में अपनी पहली ब्रांच खोली थी। बाकी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, अभी इसने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना को लॉन्च किया। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, अभी इसने, आपको याद होगा, हमारी जो महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल और स्मृति मंधाना, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। उसके अलावा एनआरआई ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना था ये। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट सेवा शुरू की थी, हेल्थ से रिलेटेड इमरजेंसी कंडीशंस में सहायता के लिए। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अब बताइए, हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस 2022 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी रही? तो आंसर होगा एप्पल। तो ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार एप्पल जो है ये 2022 में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड बना हुआ है। फर्स्ट नंबर पे एप्पल, सेकंड नंबर पे अमेजन और थर्ड नंबर पे गूगल। और एप्पल अभी न्यूज में भी था क्योंकि $3 ट्रिलियन के मार्केट कैप को छूने वाली दुनिया की पहली कंपनी ये बन गई है एप्पल। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा कैलिफोर्निया यूएस में और इसके सीईओ टिम कुक है। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 जनवरी को। तो हर साल 27 जनवरी को प्रलय से पीड़ित लोगों को याद करने के लिए यह अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। क्या थीम रही? मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किसने पहले भारत मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो अभी 27 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली यानी कि आभासी रूप से पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो नेताओं के स्तर पर भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच यह अपनी तरह का पहला अनुबंध है। तो इस शिखर सम्मेलन में 5 देशों ने हिस्सा लिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान। वैसे मैंने आपको बताया था इस बार जो हमारा गणतंत्र दिवस है उसमें विशेष अतिथि के रूप में
चीफ गेस्ट के रूप में किनको इनवाइट किया गया था? मध्य एशियाई देशों को। लेकिन कोविड-19 के कारण इस बार भी कोई भी नहीं आया, जैसा पिछली बार हुआ था। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही आपको याद आएगा, अभी 17 जनवरी 2022 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस एजेंडा वर्चुअल इवेंट को भी इन्होंने संबोधित किया था। और टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2021 के 100 सबसे प्रभावित लोगों में शामिल किया था। उसके अलावा अगस्त 2021 की बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक खुली बहस की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे ये। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, जनवरी के 4th वाले वीक का जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है वो कल अपलोड हो चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो देख लीजिएगा। उसकी क्विज भी अपलोड हो चुकी है और उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में। और इन सभी क्वेश्चंस का क्विज और इसकी पीडीएफ भी आपको क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में ही मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो कल आपसे पूछा था 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 को किसने जीता? तो आंसर होगा लद्दाख ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपका व्हाट्सएप या फेसबुक पे ग्रुप हो गया, तो प्लीज एक बार इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करना है। तो ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।